सो आज हमें एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करना है। दैट टॉपिक इज मोशन इन अ प्लेन। ओके, मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन में मैंने बताया कि दो टाइप के हम मोशन डिस्कस करेंगे। मोशन इन अ प्लेन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे और सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन से, जो कि मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल है। पहले तो ये समझना है कि यार प्रोजेक्टाइल मोशन कब पॉसिबल है और ये मोशन प्लेन क्यों हो जाता है, जबकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि नॉर्मली मोशन कैसे काम करता है। तो बताते हैं। सबसे सिंपल सा सिनेरियो है मोशन डिस्कस कैसे होता है। सपोज स्पीड एक डायरेक्शन में है, दिस इज वेलोसिटी। ओके, ये किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है। और सोचो एक्सेलरेशन है। वो दो सिचुएशन में हो सकता है, इधर एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है या फिर एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें ओके। तो पहले हम ये चार पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं पहले केस की बात करूं तो बताओ स्पीड क्या होना स्टार्ट होगी, डिक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी इनिशियली, इंक्रीज इंक्रीज होगी। डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या एक्सेलरेशन का? बताएं, डायरेक्शन चेंज होगी क्या? नो सर। कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट ही जाएगा। तो स्पीड डिक्रीज करेगी और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। और पाथ कैसा होगा? तो स्पीड इंक्रीज होगी ना। हाँ सॉरी माय मिस्टेक, स्पीड इंक्रीज होगी। पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये सबको समझ आया यार? यस सर। अच्छा, अभी इस सिचुएशन में बात कर लेते हैं, ये वाले केस में। इसमें क्या हो रहा है, पहले स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? अच्छा, डिक्रीज होते होते जीरो भी हो सकती है और रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है। ये सबको पता है ना ये सिचुएशन रिटार्डेशन के केस में। यस तो अगर हम बात करें तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ओके, तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बट पाथ क्या होगा, पाथ बताएं। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। तो ये दोनों केसेस हमने पढ़ लिए हैं। ये कौन से केसेस? ये स्ट्रेट लाइन पाथ हमने अभी स्टडी किया हुआ है। ठीक, अब ये हमारे पास एक नया सिनेरियो आता है। अब बताओ इस केस में क्या आपको फील क्या हो रहा है? अगर कोई पार्टिकल ऐसे जाना चाह रहा है और लेट से यहाँ से ऐसे एयर चल रही है, क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी? ये एयर मतलब समझ रहे हैं, कोई फोर्स है जो कि एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला है। तो बेसिकली ये पर्सन ऐसे टिल्ट हो जाएगा ना। यस सर। समझ आया? यस सर। ना, अभी सिचुएशन ये है कि ये जो है इधर टिल्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं बताओ। स्पीड चेंज होगी क्या?
स्पीड चेंज होगी क्या? डायरेक्शन तो होगी, डायरेक्शन सबको समझ आ रहा है ना, डायरेक्शन चेंज होगी। स्पीड का बताओ, स्पीड चेंज होगी क्या? नहीं नहीं, ओके, होगी होगी। कैसे? एक्सेलरेशन है ना। मतलब एक्सेलरेशन है तो होगी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखें एग्जैक्टली ये चीज़ें कौन डिस्कस करेगा, कैसे पता चलेगा कि ये सिचुएशन में स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी? तो अभी मैं लिख रहा हूँ कि यस वी चेंज होगा। क्लियर? या थोड़ा इन दोनों सिनेरियोज को मैं अभी साइड में बना लेता हूँ, थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि यही स्टार्टिंग है। ये जो अभी हमने ये जो देखा, ये तो सिंपल था, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। बट अगर हम नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें, कौन सा जो हमने ये सिचुएशन बात की कि स्पीड है एंड एक्सेलरेशन है, किसी थीटा एंगल पर है, तो सिचुएशन ये है कि स्पीड चेंज होगी कि नहीं, स्पीड चेंज। सो सिचुएशन ये है कि स्पीड चेंज होगी या नहीं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आप लोग समझिए कि स्पीड चेंज कौन कराता है, एक्सेलरेशन। तो अगर स्पीड के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो स्पीड चेंज होगी। सो स्पीड चेंज का आंसर क्या होगा, इफ देयर इज some acceleration in the direction of v, then it will change. Okay, then it will change. तो इसका मतलब बताओ, क्या v की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का? बिल्कुल आएगा, आज ही मैंने बताया था, आज ही आप लोगों को बताया है। और वेक्टर्स में कई बार भी मैंने आप चीज को ये सब सिचुएशंस बताई हैं कि सपोज ये हमारा स्पीड है, सबको क्लियर है, स्पीड का डायरेक्शन है ये, और एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये है हमारा एक्सेलरेशन। अब इसके आगे दो कंपोनेंट, तो बताओ एक्सेलरेशन डायरेक्शन में है या नहीं है? ये क्या आ यस जाएगा, सर। ए कॉस थीटा आ जाएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर ए साइन थीटा। तो सिचुएशन ये है कि देयर इज एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ v, a cos theta, that will increase the speed. So it means a cos theta will increase the speed. तो अभी आप लोग को समझ आया यार, स्पीड चेंज होगी नहीं होगी ये किस बात पे डिपेंड करेगा। अगर ए का कोई कंपोनेंट है v के पास तो स्पीड चेंज कर देगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। सो ए cos थीटा विल चेंज द स्पीड। अब बताओ डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं? डायरेक्शन मतलब क्या, वो जा रहा था, अगर किसी ने उसे नीचे खींच लिया तो डायरेक्शन चेंज कर हो जाएगी ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज में कौन हेल्प करने वाला है, G sin theta. साइन ए थीटा। साइन थीटा। ये साइन थीटा विल चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो मुझे लगता है दोनों चीजें समझ में आ गई। अच्छा, अब बात आती है कि ऐसे केस में पाथ कैसा होता है। तो अगर हम अभी नहीं बट आगे हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे कि path will be parabolic. For this type of situation, path will be parabolic. Clear? अच्छा, ये जो parabolic path है ये कब होगा, when theta, स्पेशली याद रखें theta is not equal to 0 और 180। अगर 0 और 180 हो गए मतलब वो कौन सी मोशन हो गई, स्ट्रेट हो गई ना, ये वाली सिचुएशन हो गई। थीटा कितना है इसमें 0 और इसमें 180, मतलब उनके बीच में एंगल। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि एंगल 0 और 180 नहीं होना चाहिए, तो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, एक और सिनेरियो हमने डिस्कस किया था। सपोज आगे जा रहा है स्पीड v और ये एक्सेलरेशन है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये बताओ नंबर 1, स्पीड चेंज होगी क्या? नहीं। चेंज होगी क्या? नहीं होगी, क्यों?
वेलोसिटी के अलोंग कोई वेक्टर नहीं या है। नो चेंज बिकॉज नो कंपोनेंट अलोंग v। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे सर कंपोनेंट कैसे नहीं है? तो यार कोई चीज अगर ऑलरेडी x में है तो अब उसके कंपोनेंट कैसे कर लोगे? कोई चीज अगर ऑलरेडी y में है तो उसके कंपोनेंट थोड़े ना करेंगे। अगर वो x या y के कहीं बीच में है तो फिर उसके कंपोनेंट x और y में आ जाते हैं। तो 90 डिग्री पर कोई भी कंपोनेंट नहीं आता है तो स्पीड चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। सिर्फ क्या चेंज होगी? डायरेक्शन चेंज। अच्छा, तो ऐसे केस में आप सोचो, अभी आप सोचो ना, एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी आगे। आफ्टर सम टाइम क्या होगा? आफ्टर सम टाइम क्या सिचुएशन होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, कुछ इस तरीके से आ गई मान लो। पहले जा रहा था सीधा, अभी आ गई ऐसे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो बताओ अब क्या होगा? पैरेलल टू ए। अभी बताओ स्पीड चेंज होगी या नहीं? होगी। 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 नाउ स्पीड विल चेंज। इसका मतलब कुछ अलग ही है यार। क्या? कि इनडायरेक्टली इस केस में भी स्पीड चेंज होने वाली है। समझ आया? अच्छा, लेकिन सोचो आफ्टर सम टाइम अगर कुछ ऐसा हो, आफ्टर सम टाइम हमें नहीं पता, लेट्स से क्वेश्चन है, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि लेट्स से आफ्टर सम टाइम ये हो गया या फिर ये हो गया। सोचो आफ्टर सम टाइम ये जो एक्सेलरेशन था वो ही बदल गया। ये तो हमें पता है कि टिल्ट हो जाएगा, अभी इसकी टेंजेंट ऐसे होगी। लेकिन व्हाट इफ कि पहले एक्सेलरेशन था इस तरीके का और अब हो गया एक्सेलरेशन ऐसा। मतलब एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v। क्लियर? ये v, ये v। सो ये केस है, ये जो सेकंड केस है, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू v ऑलवेज। अगर अब रहेगा तो बताओ स्पीड चेंज होगी क्या यहाँ पर? नो नहीं। सर। नो चेंज इन स्पीड, ओनली डायरेक्शन। या सो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली no change in speed, only direction। अच्छा, अब देखो यहाँ से सीखने को क्या मिला? हमें सीखने को ये मिला कि अगर मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री है तो हमेशा नो चेंज नहीं आएगा स्पीड। कब आएगा? व्हेन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 90। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर एक्सेलरेशन फिक्स है, एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन अगर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो क्या सिचुएशन होगी? स्पीड भी चेंज होगी। क्लियर? तो इस टाइप में हम दो केसेस यहाँ पर देख लेते हैं। वो दो केसेस क्या यहाँ पर बनाते हैं? इफ थीटा इज 90 डिग्री ऑलवेज। क्लियर? और क्या? if acceleration, sorry, if direction of acceleration is constant, means थीटा क्या है? वेरिएबल है। समझ आया? सिचुएशन सबको समझ आई कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन एंगल बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रही है। तो अगर 90 डिग्री ऑलवेज मेंटेन रहेगी
तो ये मोशन जनरेट करेगा, कौन सी मोशन हो जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये। और याद रखना मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल नहीं बताऊंगा इसका, इसी सर्कुलर, दिस विल बिकम अ सर्कुलर मोशन while this will become a parabolic motion. parabola. Yeah, so this will become a parabolic motion. समझ आया? तो इस तरीके से हमने पैराबोलिक मोशन डिस्कस की। क्लियर? तो सर अभी वो सबको या थोड़ा सा फिर से बताइए ना। कौन सा चीज? पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक मोशन में क्या हो रहा है, ये वाला है, देखो केस नंबर 1 क्या हो रहा है कि अभी v को a ने नीचे खींचा, v को a ने नीचे खींच लिया। अब v की डायरेक्शन ऐसे ऐसे होगी ना थोड़ी देर बाद, बट a अपनी एंगल नहीं बदल रहा है, a अभी भी सीधा ही है। तो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 में चला गया ना, जब v और a कुछ एंगल पर थे, तो एक्सेलरेशन का इफेक्ट आएगा ना v में, मतलब एक्सेलरेशन का इफेक्ट आएगा v में। तो ये वाली सिचुएशन हो गई है, ये समझ आए? मतलब अभी v भी चेंज होगा, और v भी चेंज होगा, इसका मतलब वो पाथ क्या आएगा, पैराबोलिक आने वाला है। समझ आया यार पैराबोलिक का डिफाइन? एंगल शुड नॉट रिमेन ऑलवेज 90, ओके? हाँ। ये चीज है। If the direction of acceleration is constant, mean theta is variable, तो पैराबोलिक मोशन होगा, ठीक है? एंड दैट पैराबोलिक मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो ये जो हमने यहाँ पर स्टडी किया, हमने पहले देखा कि यार स्ट्रेट लाइन मोशन कब रहती है, ये दो चीजें, स्ट्रेट लाइन मोशन कब रहती है, और फिर हमने देखा कि मोशन इन अ प्लेन कैसे काम करता है, और कब पैराबोलिक और कब सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। तो दोनों सिचुएशन हमने देखी। अब हमें चाहिए कि हाउ वी कैन फाइंड दिस सिनेरियो, or where we can find a scenario in which direction of acceleration is always constant. So I'll write in case of motion under gravity, in case of motion under gravity, बताए direction of g is always constant. Yes, sir. Yeah, direction of acceleration is always constant. और क्या होती है वो डायरेक्शन, वो एक्सेलरेशन क्या होता है, वो एक्सेलरेशन होता है g, और मैं माइनस जी लिखूंगा बिकॉज डाउनवर्ड होता है वो ऑलवेज। तो सबको समझ आया कि वेयर वी कैन फाइंड दिस सिनेरियो इन विच acceleration is not going to change its direction, so that scenario will be found when discussing motion under gravity. Clear? So motion under gravity में हमें ये सिचुएशन मिल सकती है, लेकिन अभी हमें चाहिए कि पैराबोलिक हो, मतलब वेलोसिटी किस एंगल पर हो, 90 डिग्री पर नहीं हो, किसी डिफरेंट एंगल पर होनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो वेलोसिटी कब प्रोजेक्टाइल का काम करेगा, देखें। सो मैं डिफरेंट केसेस बना रहा हूं। नंबर 1, ये ग्राउंड है, ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही होगी, नीचे की तरफ, आपने थ्रो किया एकदम ऊपर, एंगल कितना है, 180 डिग्री, थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। बताओ कैसी मोशन होगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ये ग्राउंड है, अब किसी एंगल पे थ्रो कर देते हैं, ग्रेविटी लगी रही है, कौन सी मोशन हो जाएगी, ये अब ग्रेविटी कुछ इस टाइप की मोशन करेगा, सो द मोशन विल बी पैराबोलिक, सो इट इज पैराबोलिक, and this parabolic is known as projectile. अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। थर्ड सिनेरियो देखें, अगर इसे किसी हाइट में से थ्रो किया,
ओके, किसी हाइट में से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, v, ग्रेविटी किस तरफ है? डाउनवर्ड्स। डिग्री डाउनवर्ड। 90 डिग्री है, बट अच्छी बात क्या है कि ये जी फिक्स है, मतलब अभी थोड़ी देर में चेंज एंगल होगी चेंज हो जाएगा, मतलब मोशन कैसे हो जाएगी? प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सीधा ऐसे जाएगा और फिर ऐसे एंगल पे आने लगेगा, मोशन विल बी प्रोजेक्टाइल। तो ये तो हमें पता ही था, ये स्ट्रेट लाइन ही है, इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, हमें बेसिकली डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल। सो द पाथ विल बी पैराबोलिक एंड द मोशन विल बी कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो अभी बेस समझ में आया प्रोजेक्टाइल कहाँ पर देखने को मिलेगी? क्लियर? कब? मोशन अंडर ग्रेविटी में प्रोजेक्टाइल आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगी। क्लियर है? समझ आया ना यार सबको? अच्छा, तो अब डिस्कस कर Yes, लेते sir. हैं, या अब डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा भाई, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की जगह इसका नेम चेंज करते हैं, इसको रखते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करने वाले हैं, और उसका ये जो डिटेलिंग है उससे हमने जनरेट किया कि यार अब हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज समझ लेना, क्या कि मोशन अंडर ग्रेविटी टाइप का ही सिचुएशन होने वाला है प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जैक्टली है क्या, चेक कर लेते हैं, और क्या क्या इसमें एक्सेलरेशन लग रहा होता है। तो सपोज मैंने बताया कि किसी एंगल पे हमें थ्रो करना है, तो ये नीचे ग्रेविटी लग रही है और हमने उसे किसी एंगल पे थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल किया, किसी थीटा एंगल पे थ्रो किया, तब जो मोशन होने वाली है वो इसकी कुछ इस तरीके से होगी, ये पाथ कवर करेगा और वापस यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये सिचुएशन हुई। अच्छा, अभी पॉइंट ये कि इसमें अगर मैं पूछूं कि बताओ जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तब क्या फोर्स था, इसमें क्या एक्सेलरेशन लग रहा था, जब वो यहाँ पर था तब क्या एक्सेलरेशन था, जब वो यहाँ पर था तब क्या एक्सेलरेशन था। मैं कहीं पे भी पूछूं एक्सेलरेशन हमेशा क्या था? 9.8 जी, या सो एक्सेलरेशन कहीं पे भी पूछे, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी, projectile motion under gravity, the acceleration is always constant. So all right, the acceleration is always constant, is always constant at all points, and that acceleration is minus g। अपन 10 लेंगे वैल्यू, बुक्स में कई बार 9.8 भी ले सकते हो। ठीक, अच्छा ये तो हुई बात एक्सेलरेशन की। डायरेक्शन किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं, अगर मैं मोशन को स्प्लिट करके देखूं, जैसे मैंने बताया था कि मोशन अगर 2D में हो रही है तो हम उसे दो पार्ट में तुरंत कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो सोचो अगर एक पार्टिकल को हमने v स्पीड से थ्रो किया है यहाँ पर थीटा एंगल पर v स्पीड से, और यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है, तो क्या सिचुएशन होगा? इसे हम दो टाइप के मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर वन, हमने v के क्या कर लिए, दो कंपोनेंट कर लिए। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v साइन थीटा, और जिसके साथ थीटा गिवन है ये v कॉस थीटा। सो इनडायरेक्टली तो ये वो मोशन बन गई ना, कौन सी, जिसमें v साइन थीटा ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी ये वाली बन गई ना, वर्टिकल मोशन। समझ आया? ये v साइन थीटा से बन गई वर्टिकल मोशन, नीचे g लग ही रहा था पूरा टाइम पे, प्लस साथ में और क्या हो रहा है, साथ में a cos थीटा भी है, वो उसको आगे लेके जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज बताना भूल गया, सोचो अगर आपने ऐसे ग्राउंड में से स्लाइड कर दी कोई चीज, तो जी का कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या उस पर? नो नहीं। नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिनेरियो है कि यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है
जो कि आगे जा रहा है सिर्फ किस स्पीड से, v cos थीटा से। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो 2D मोशन जो होती है, मोशन इन अ प्लेन, 2D मोशन, उसको हम अलग अलग दो मोशन में देख सकते हैं। क्या? y एक्सिस की मोशन और x एक्सिस की मोशन, मोशन इन अ प्लेन। तो ये चीजें दोनों समझ में आई कि क्यों हम ऐसे कर सकते हैं। मैंने बार बार बताया कि अगर आपको कभी भी कोई वेक्टर ऐसे दिया है, लेट्स से f, आप इस f को भूल के दो अलग वेक्टर लगा सकते हो, लिख सकते हो ये f cos थीटा और ये f sin थीटा। बार बार ये चीज मैंने आपको बता रखी है। तो आपको इसको ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन को y एक्सिस में सॉल्व कर सकते हैं अलग और x एक्सिस में सॉल्व कर सकते हैं अलग। दोनों में कॉमन क्या रहेगा? टाइम। टाइम। टाइम इज द कनेक्टिंग पार्ट। टाइम taken in both axes should be same. So basically टाइम हमेशा दोनों एक्सिस में सेम रखना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो प्रोजेक्टाइल सबको समझ आया कि क्या है? प्रोजेक्टाइल में सिर्फ एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है और हमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये जो मोशन होने वाली है, इसको हम दो पार्ट में बोल सकते हैं। एक तो ऊपर जा रहा है पार्टिकल और एक स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सॉल्विंग अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को सॉल्विंग कैसे करते हैं? ओके, सो सॉल्विंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम देखें तो मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा कि अलग अलग हमेशा सॉल्व करते हैं। कैसे? एक्स एक्सिस को अलग सॉल्व करते हैं और वाई एक्सिस को अलग, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, देखो प्रोजेक्टाइल को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल कैसा है, इस तरीके का है। किसी को हमने थीटा एंगल से v स्पीड से थ्रो किया, ये प्रोजेक्टाइल है। बताओ, तो आराम से सारी चीजें लिख लेते हैं। पहले बताओ गिवन में स्पीड क्या होगी एक्स एक्सिस की? v cos theta। V cos theta. v cos थीटा। V cos theta. तो आई राइट इट यू एक्स, यू मतलब इनिशियल, v मतलब फाइनल। सो यू एक्स कितना है? इट इज v v cos theta। cos थीटा। अच्छा, यू वाई कितना है? v sin theta। sin थीटा। V sin theta. ओके गुड। स्पीड के बाद अगर हमें चाहिए कि एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो बताओ एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना है? 0। 0। एक्स एक्सिस में कोई भी कंपोनेंट है क्या एक्सेलरेशन का? नहीं, बताया ना एक्सेलरेशन क्या है, वर्टिकल है ना। सो एक्स एक्सिस में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन बोले? -g। माइनस जी। Minus. ओके, तो एक्सेलरेशन पता है हमें, स्पीड पता है, अब हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। क्लियर? ये मोशन अंडर ग्रेविटी है और ये विदाउट एक्सेलरेशन वाली बात है। मोशन। तो अगर मैं आपको डिस्टेंस पूछूं, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कौन सी? एस Speed एक्स into time। डायरेक्शन की। तो बेटा एक्सेलरेशन जब 0 है तो वो तो सिंपल हो जाएगा ना, क्या? स्पीड इनटू टाइम। टाइम। तो टाइम हमें नहीं पता, बट हमें अगर एस एक्स कभी भी चाहिए होगा तो हम क्या कर देंगे? यू एक्स इंटू टाइम। डन। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस है, इसको एक नेम भी बोलते हैं हम, रेंज भी बोलते हैं, रेंज। सो रेंज आर इज नथिंग बट इट इज sx, and to that we can find just horizontal speed into time. टाइम। क्लियर है सबको रेंज?
ओके यस सर। अब बात आती है कि अगर ये ऊपर जा रहा है, दिस इज एक्चुअली मोशन अंडर ग्रेविटी, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा ना, अगर ये ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा। तो ये होता है टॉप पॉइंट। और आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने सारी चीजें सॉल्व करनी बताई थी। बताओ आपको याद हो, टाइम टू रीच एट द टॉप, U by G। U by G. टाइम टू रीच एट द टॉप, इट इज u by g, बट यहाँ पर u की जगह हम क्या यूज करेंगे, uy अपॉन g की जगह क्या होगा यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ y। क्लियर? और मैंने बताया था कि साइन नहीं रखते हैं, सिर्फ वैल्यू यहाँ पर देखते हैं। तो इसका मतलब uy कितना है, uy तो B जो sin theta B sin theta. sin थीटा है upon G। uy लिखते हैं, बट एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का कंफर्म है, इट इज g। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना हुआ, 2V sin theta by G. या तो टोटल टाइम जो होता है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2u ऑफ y बाई g। ये हम हमेशा लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन हम सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ आया? एक्स एक्सिस अलग सॉल्व करते हैं और वाई एक्सिस अलग सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्या बताओ एक्स एक्सिस से टाइम निकाल पाओगे क्या? नहीं, वाई एक्सिस से हमेशा टाइम निकालना है। तो सॉल्विंग ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कुछ चीजों की ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं वो टर्म्स लिखना स्टार्ट करता हूं। नंबर 1, फर्स्ट टर्म इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज है, इट इज अ टाइम, so it is the time for which the object was in air। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ऊपर थ्रो किया तो कितना टाइम तक एयर पे रहेगा, तो वो तो यही वाला टाइम है ना। समझ आया? तो कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे? दैट U by G। E is equal to 2uy by g, and let's consider a standard scenario in which this is v and this is your angle theta। so इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, V sin theta। v sin theta। तो लेट्स कंसिडर अ स्टैंडर्ड सिनेरियो जिसमें ये होगा v cos theta एंड ये हो जाएगा v sin theta। तो इसका मतलब टाइम का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू 2v, v की जगह u ही मान लेते हैं, u seems a little better as compared to v, क्योंकि v फाइनल स्पीड टाइप है and this is a sort of initial speed, so let's consider it u। okay, so let's consider this as u, so this will be u sin theta and u cos theta। okay, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 u sin theta by g। so we can just calculate the time of flight by using this formula only। सबको याद रहेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है। अब सोचो मैं सिचुएशन बदल दूं, समझना, सिचुएशन में बदल दूं, मैं थीटा ऊपर वाले से दे दूं, तब क्या होगा देखें, cos theta। V cos theta. या तो अगर मैंने थीटा ऊपर से दे दिया तो बदल जाएगा सिचुएशन। सिचुएशन हो जाएगा, ये बनेगा u sin थीटा और ये बन जाएगा u cos थीटा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 2u cos थीटा बाई g। तो बताओ एग्जाम में याद क्या करना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से याद क्या करना चाहिए आपको, 2uy by G। 2uy बाई जी। ठीक है, y डायरेक्शन का आपको स्पीड रखना है, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? और एक स्टैंडर्ड याद रखो कि दिस इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल से देगा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा कर देंगे। समझ आया?
तो चाहे दोनों याद कर लो या फिर ये वाला याद रखो और इस केस में 90 माइनस थीटा कर देना। ठीक, तो ये मैं कंपोनेंट हटा रहा हूँ। देखो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर देखना, अगर ये सिचुएशन है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, और साइन थीटा नहीं होगा बिकॉज 90 अब माइनस थीटा 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज हमें यूज ये वाला एंगल करना है ना, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। वो क्या होगा 90 माइनस थीटा, सो इसलिए लिखेंगे 90 माइनस थीटा और सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ये 2 cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा अपॉन जी। तो बेसिकली एट द एंड अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला रट लो, ये काम आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में। क्लियर है, सबको समझ आया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना यस टाइम वो एयर पे था। नाउ नंबर 2, मैक्सिमम हाइट। या u तो स्क्वायर बाय मैक्सिमम हाइट 2g। की बात करें, या मैक्सिमम हाइट की बात करें तो वो कैसे निकाल सकते हैं, आपको अगर याद हो तो वाई एक्सिस में ही होगी ना मैक्सिमम हाइट। तो अगर मुझे याद है यार ये चीज कि किसी को हमने यू से थ्रो किया है, तो ये जो एच मैक्स होता है कितना होता है, एच मैक्स यू स्क्वायर बाई u स्क्वायर बाय 2g। 2g। अच्छा, हमारे केस में जो u है वो y, हमारे प्रोजेक्टाइल के केस में क्या है, वो यू वाई है। uy इज इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा, यू वाई uy स्क्वायर बाय 2g। 2g। अच्छा, यू वाई में अगर फॉर्मूला रखना चाहूँ तो दैट इज यू साइन थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। किसी को कोई डाउट याद करने में, बिल्कुल सिंपल ही है, जो हमने याद किया था t इज इक्वल टू क्या था 2u बाई जी, तो बस u की जगह u साइन थीटा यूज कर लिया। अभी ये h हमें पता है, हमने h की वैल्यू यूज कर ली, बस स्ट्रेट है। थर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज। चले हॉरिजॉन्टल रेंज इसको, अच्छा मैक्सिमम हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H से या कैपिटल H मैक्स से, रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं r से। बताओ रेंज कैसे फाइंड करेंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, ux इंटू हॉरिजॉन्टल की रेंज है, यस। सो ये हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, ux into time. स्पीड ऑफ x इनटू टाइम, सो इट इज ux इनटू टाइम। तो चलो यार बताओ ux कितना था, u cos थीटा, u cos और टाइम थीटा कितना था 2u u साइन बाय थीटा g बाई जी। 2u बाय ये g। बन जाता है हमारा रेंज का फॉर्मूला, क्या बन जाता है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, अच्छा आपको अगर मैथमेटिक्स थोड़ा सा याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, बोला था कि याद करके रख लेना, ये क्या साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला बताया था, 2 क्या sin theta cos theta 2 साइन थीटा इंटू cos theta। कॉस थीटा। ये cos थीटा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 2 भी मिल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा तीनों ही मिल रहा है, तो इसका मतलब हम उन्हें क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। u यू square स्क्वायर sin 2 theta by j। साइन 2 थीटा बाई जी। इनडायरेक्टली अगर तीनों फॉर्मूले देखो, जो भी तीन चीजें मैंने अभी बताई, रेंज हॉरिजॉन्टल टाइम, सब में 2 रहता है कहीं ना कहीं, इधर बाहर रहता है 2, या फिर थीटा के अंदर रहता है 2, या फिर नीचे डिवाइड में रहता है 2, कहीं ना कहीं 2 जरूर है तीनों फॉर्मूले में। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, इक्वेशन कैसे यूज कर सकते हैं वो चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। डन। तो इसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा, बट पहले आप लोग सारे लोग ये फॉर्मूले याद कर लें जल्दी से। और कुछ भी डाउट हो तो बताएं। तो पहले देखें कैसे सॉल्व करते हैं एक प्रोजेक्टाइल को। सबसे पहले देखें सॉल्विंग ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कैसे करते हैं।
मैं सारी चीजें स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अच्छे से एक बार समझें। सर टाइम हमेशा y एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं ना? हाँ, पॉइंट ये है कि टाइम जो y का है सेम टाइम यूज्ड x में भी है ना, बट सॉल्विंग इट फ्रॉम y इज इजी, सो दैट्स व्हाई वी सॉल्व्ड इट फ्रॉम द y एंड द सेम टाइम इज बीइंग यूज्ड इन x। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये इसमें देखें, टाइम टेकन इन बोथ एक्सेस इज ऑलवेज सेम, so you need to be very careful and very thorough with it that you can use time in both the axes, similar time. ओके, तो यहाँ तक सबको ओके है? अच्छा, अब कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं, मतलब इन तीनों में ही ये जो तीनों चीज़ें हैं हमारी इंपॉर्टेंट है, उन पे ही कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ओके, तो यार ये जो यू है, मतलब अगर हम इसमें बात करें सारी चीज़ें, हम किसके बेसिस पे बात करें? यू के बेसिस पे, प्रोजेक्टाइल। मतलब प्रोजेक्टाइल कैसे थ्रो कर रहे हैं, तो देखो सारा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब हमने किसी को एक यू स्पीड से थ्रो कर दिया ग्रेविटी में किसी एंगल पे, तो वो जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। ठीक है, अभी स्पेशल पॉइंट में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि कब ये वाली चीज़ें मैक्सिमम या मिनिमम या किस टाइप में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट्स में देखते हैं। नंबर 1, when we want to throw to cover max distance, और मैक्स डिस्टेंस मतलब कौन सी रेंज। अगर हमें ऐसे थ्रो करना है कि कब वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, तो हमें पता है कि यार ये ग्राउंड है और हमने उसे थ्रो किया हुआ है किसी एंगल पे, तो हमें चाहिए कि क्या एंगल चूज करें कि ये बहुत दूर जाए। ठीक है, जैसे जैवलिन थ्रो वगैरह होता है ना, तो उसमें कैलकुलेट करते हैं कि यार क्या एंगल होना चाहिए कि ये जो रेंज है आर, ये रेंज मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो ये रेंज हमें मैक्स करना है, तो स्पेशल पॉइंट से देख लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या था बताएं? यू स्क्वायर Square साइन u square टू sin थीटा 2 बाई। theta by अच्छा, अगर हमें आर मैक्स चाहिए, फॉर आर मैक्स, तो कौन सी चीज हमें चेंज करना है? एंगल चेंज करना है ना,
तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1. 1. Sin 2 theta should be max. Yeah. So sin 2 theta should be max. That is 1. तो मतलब कुछ भी करो, हमें अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए तो sin 2 थीटा को करा दो क्या? मैक्स. तो R मैक्स का आंसर कितना आ जाएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज पॉसिबल? इट इज u स्क्वायर U बाई square by G. जी. मतलब नाउ यू कैन कैलकुलेट कि कुछ भी कर लो, कोई भी मशीन लगा लो, कुछ भी कर लो, आप इससे ज्यादा दूर तो फेंक ही नहीं सकते हो. This is the maximum distance you can throw a particle or a stone or any object. Done. But अगर हम बात करें कि ये sin 2 थीटा 1 होता है, बट 1 कब होता है? 1 कब होता है हमें पता है कि sin 90 डिग्री. And 90 degree. तो इट इज बेसिकली sin 90 डिग्री. तो इसका मतलब देखें साइन हट जाएगा कंपेयर करने में, तो 2 थीटा इज 90 डिग्री. So what 45. should be the theta? 45 45 degree. degree. That means the 45. angle of throw should be 45 डिग्री. अगर आप 45 डिग्री पे थ्रो करोगे तो सबसे ज्यादा दूर आ जाएगा वो. सो एंगल ऑफ थ्रो क्या होना चाहिए? थीटा. इट शुड बी 45 डिग्री. टू गेट अ मैक्सिमम रेंज यू नीड टू थ्रो इट एट 45 डिग्री. तो ये एज अ स्पेशल पॉइंट आपको माइंड में रखना है. क्लियर है सबको? और आंसर कितना आ जाएगा? u स्क्वायर बाई जी आ जाएगा अगर हमें थ्रो करना है. किसी को कोई डाउट? व्हेन टू गेट मैक्सिमम No, रेंज sir. क्लियर है? या No, sir. okay, good. Second point, height clearance for during max range. मतलब समझाता हूं. सपोज ये एक बॉक्स है और आपको इसमें एक ऑब्जेक्ट थ्रो करना है. आप एक रूम में हो, आपको यहां से थ्रो करना है जिससे कि ये मैक्सिमम रेंज यहां तक पहुंच जाए. ठीक है, समझ आया? बट एक हाइट क्लियरेंस भी तो होगा ना. मतलब सोचो आपका रूम अगर ऐसा होता. हेलो सर, हेलो. बोलिए. देखिए, तो अगर हम बात करें इस सिचुएशन में तो हाइट क्लियरेंस एक चाहिए होता है कि यार कितनी हाइट होगी. अगर ये एच हमारा गिवन एच से मैच नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना. हाइट क्लियरेंस एच, दिस मच हाइट वी नीड टू थ्रो इट इन अ रेंज. अगर हमें एक रेंज चाहिए, मैक्स चाहिए, तो हमें मिनिमम इतनी हाइट चाहिए, नहीं तो वो भिड़ जाएगा ना ऊपर, तो मैक्सिमम रेंज का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा. समझ आया सबको क्लियरेंस का मतलब? कि अगर उतनी अवेलेबल हाइट ही नहीं है तो ये भिड़ जाएगा ना. यहाँ एंड तक आप मैक्सिमम फेंक ही नहीं सकते हो. तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक रूम में आप स्टार्ट टू एंड फेंक सकते हो कि नहीं. वो किस पे डिपेंड करेगा? रूम हाइट पे भी डिपेंड करेगा. तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें डायरेक्टली पता है फॉर आर मैक्स थीटा कितना था? बताओ यार. आर 45 मैक्स degree. के लिए थीटा 45 डिग्री. तो देन एच कितना हो जाएगा? एच विल बी, फॉर्मूला एच का यूज कर लेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्लियर बाई 2g. तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2g. साइन 45 कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 2g. तो देखिए तो 1/2 नीचे आ जाएगा ना. तो मतलब बेसिकली h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई 4g. बेटा यू स्क्वायर बाई जी क्या था यहाँ पर? Max. H max. Sorry, R max. आर मैक्स की वैल्यू थी यू स्क्वायर बाई जी. तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि जो क्लियरेंस हाइट चाहिए वो मैक्सिमम जो आपको थ्रो करना है उससे कितना होना चाहिए? बाई 4, 1/4. 1/4. अगर वो 1/4 नहीं है तो फिर आप थ्रो नहीं कर पाएंगे एंड तक. समझ आया क्या सबको कि हम कितनी हाइट तक थ्रो कर सकते हैं? दैट इज मैक्सिमम रेंज बाई 4. और ये भी बोल सकता है कि अगर हमारे रूम पे एक हाइट है, लेट्स से 20, ये
लेट्स से 3 फीट का है, तो बताओ हाउ फार यू कैन थ्रो द स्टोन। बताए, अगर एक रूम क्लियरेंस 3 फीट का है, सो हाउ फार यू कैन थ्रो 12. 12 फीट। गुड। सो ये आपको आइडिया भी क्लियर हो गया होगा। तो ये लिखने की जरूरत है क्या, अब इरेज करता हूँ, ठीक है ना, समझ आया ना यूज कैसे करना है। ओके, नंबर 3। सोचो, हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए, हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए। फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्स पॉसिबल हाइट, मैक्स पॉसिबल हाइट क्या करना चाहिए हमें? हमें पता है फॉर्मूला क्या है एच का। एच का फॉर्मूला याद करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा एक चीज और, नेक्स्ट लेक्चर तक ये तीनों फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। क्या क्या फॉर्मूले? टी एच आर, ये तीनों फॉर्मूले सबको याद हो जाने चाहिए बहुत अच्छे से। अच्छा, मैक्स के लिए क्या हो जाना चाहिए? साइन थीटा को 1। अगर ये 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर फेंकना है. हाँ, तो उस केस में चाहिए हमें, उसमें मैक्स हाइट चाहिए। तो ये सिचुएशन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड में सॉल्व कर लेता हूँ कि यार अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन थीटा भी कितना हो जाएगा? √1। √1 मतलब 1 ही होगा ना। तो 1 किसके लिए होता है? 90 डिग्री के लिए। इसका मतलब अगर आपको मैक्स हाइट चाहिए तो क्या हो जाएगी? मैक्स हाइट हो जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g। बट आपको कैसे फेंकना पड़ेगा? 90 when degree. thrown directly upward, when thrown directly upward। तो ये प्रोजेक्टाइल हुआ क्या? No, नहीं. sir. No, हाँ, तो ये नहीं. प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ। तो बेसिकली इसको हम इस चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि प्रोजेक्टाइल बना ही नहीं। सिर्फ ये है कि वो कितना मैक्सिमम ऊपर तक फेंक सकता है, तो हाइट में फेंक सकता है ऊपर। अच्छा याद करो, मैक्सिमम स्ट्रेट कितना थ्रो कर सकता है? अरे मैक्सिमम स्ट्रेट कितना थ्रो कर सकता है? यू स्क्वायर बाई जी। और मैक्सिमम आप कितना थ्रो कर सकता है? यू स्क्वायर बाई 2g. 2g। मतलब अगर मैं बात करूं कि पर्सन कैसे भी थ्रो करे, हमें मतलब नहीं है, बट आप एक स्टोन को अगर ऊपर फेंक सकते हो 50 मीटर, तो पक्का उसको हॉरिजॉन्टल में कितना मैक्सिमम फेंक सकते हो? 100 मीटर. तो ये थोड़े से कॉमन लॉजिकल चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा रिलेटिव लगनी चाहिए। तो यार ये सबको समझ आया पक्का? Yes, sir. ओके, चले तो एक एग्जांपल दे देता हूँ यार फार्मूला बेस्ड, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल मतलब फार्मूला ही टाइप आएंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है यूज करते हुए। आंसर टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है किसी को, जस्ट सॉल्व बाय योरसेल्फ, फिर मैं चेक कर लेता हूँ बाद में। ओके, सो सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको सॉल्व करना है, तो पहले तो यार बेसिक फिगर बना लिया करें। बेसिक फिगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हमने थ्रो किया हुआ है एक एंगल पर, एक पर्टिकुलर एंगल पर, और वो एंगल वर्टिकल से कितना बना रहा है? 53 डिग्री। नाउ द पॉइंट इज कि हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं उसमें थीटा हम कहाँ से लेते हैं? हॉरिजॉन्टल से लेते हैं ना।
तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा? थीटा इज दिस, थीटा विल बी 90 माइनस 53 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। अब सबके हमें फॉर्मूले पता है, सबको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज है, मैंने स्पीड नहीं दी, ओके तो अभी बस डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है यार, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा। टी का फार्मूला क्या था? 2u साइन थीटा बाई जी। तो देखें क्या क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू कितना है? 50 और साइन 37, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देन साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी? 3/5. 3/5, गुड। एंड कॉस 37 की 4/5. 4/5. 4/5। आप लोग सोच रहे होगे कि सर कॉस की तो जरूरत पड़ी ही नहीं, देख लेते हैं कॉस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। 3/5/10, जी की वैल्यू हमने रख दी 10, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से? 30 सेकेंड्स। डन, सॉरी 6 सेकेंड्स, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 6 सेकेंड। उसके बाद एच का फॉर्मूला बताएं। U square sin sin square theta upon g 2g, upon 2g याद रखना है। मुझे पता है ये सबको भूल जाते हैं, अभी आपको याद हो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे टेस्ट के टाइम पे। तो ये चीज़ याद रखना है कि सब पे 2 रहता है, 2 मिसिंग नहीं करना है, 2 की गलती होती है बहुत ज़्यादा। तो यू स्क्वायर मतलब 15 to 50 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब 3/5 इंटू 3/5 अपॉन 2g, सो 2 इंटू 10। क्लियर? सो एक 10 कैंसिल, 55, 25 एंड 9, तो ये कितना आ जाएगा? 45. 225। क्लियर? सॉरी एक 5 और कैंसिल आउट होगा, 45. 45 सर. 45। ओके, तो ये सिचुएशन हुआ, ये आ गई हमारी मैक्स साइड। अब इसके बाद आर की बात करें, रेंज, तो देखो रेंज के दो फॉर्मूले हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी साइन 2 थीटा बाई जी। क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे यहाँ पर, साइन 2 थीटा वाला? No, नहीं, sir. 37 का डबल कर दोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? Sin theta cos हमें theta. मल्टीप्लाई वाला करना चाहिए। साइन 2 थीटा को क्या लिख लेना चाहिए? 2 2 sin theta साइन cos. थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख लेना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, इसलिए हमें वो यू यूज हुआ। तो कितना आ जाता है रेंज सॉल्व करके? सॉल्व करें जल्दी। ओके, बाकी और लोग यार चेक करें, 80 आ रहा है। ओके, 80 गुड। सो ये लिख दिया हमने 80 मीटर। तो मुझे लगता है अभी यहाँ से क्लियर होंगी चीजें। डन, किसी को डाउट? ये THR में किसी को कोई डाउट क्या? नहीं, ओके। तो मुझे लगता है कि यार ये अभी सबको क्लियर हो गया है, अच्छी बात है। पक्का किसी को इसमें डाउट है कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं, तो बता दो यार अभी। ओके, गुड। sir 240 आ 240 सर. 240 है. 240 आ रहा है यार, ऐसे करोगे मल्टीप्लाई भी नहीं सही से करोगे। 240 आ रहा है, ठीक है, चले कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। अच्छा, देन अभी ये तो सिचुएशन थी कि हमने 3 स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस की। अभी हमारे पास बहुत सारे और पैरामीटर्स रहेंगे, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। क्लियर?
तो नेक्स्ट स्टेप है, अभी हमने 3 चीजें डिस्कस किया। नेक्स्ट नंबर है पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो कितने पार्ट हो गए थे? 3 हुए हैं, हमने 3 पॉइंट्स यहाँ तक किए। हॉरिजॉन्टल रेंज तक हो गया, फोर्थ पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, पोजीशन मतलब क्या चीज़ है, समझ गए हो ना, कि आपको लोकेट करना है कि वो प्रोजेक्टाइल कहाँ पर है। सपोज यहाँ से थ्रो किया, किसी को यू स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पर, तो आपको ये लोकेट करना है कि वो कहाँ पर पहुँच जाएगा। सो लेट्स से आफ्टर टी टाइम यहाँ पर पहुँच गया, तो दिस साइड विल बी कॉल्ड एज वाई, ये क्या होगा वाई, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एक्स। सो ये क्या हो जाएगी पोजीशन एक्स कॉमा वाई। समझ आया सबको पोजीशन? ओके, तो पोजीशन बहुत ही सिंपल है, कैसे लिख लेते हैं। अगर हमें x फाइंड करना है तो x सॉल्व करेंगे, y फाइंड करना है तो y सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से आपको गिवन है आफ्टर सम टाइम पोजीशन आफ्टर सम टाइम t, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, t गिवन है, ठीक है। तो पोजीशन देके क्या होगा, x को अलग सॉल्व करना है और y को अलग सॉल्व करना है। अच्छा, अब बताओ यार, चलो x एक्सिस में स्पीड कितनी होती है, ux u cos theta ux into t और यहाँ पे क्या होगा uy, इट इज u sin थीटा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है माइनस g। तो जब एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। x कैसे निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं ux इंटू टी, मतलब x क्या आ जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। समझ आया सबको? Yes, x समझ sir. आया, x आ गया इस तरीके से। नंबर 2 y, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो क्या यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी माइनस equation of motion हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो ये y की हाइट आ जाएगी, तो स्पीड भी कौन सी यूज करेंगे, y वाली, मतलब u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आया सबको y निकालना, x और y सब निकाल लेंगे। yes sir अच्छा, अब थोड़े से कुछ अलग अलग पॉइंट देख लेते हैं। सोचो अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके। प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, पहले चेक करते हैं। ये x कॉमा y है, resultant डिस्प्लेसमेंट of होता है x comma y इनिशियल टू फाइनल वेक्टर, दिस वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ आया सबको? इसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वाला, क्योंकि हमने थ्रो किसी एंगल पे किया है लेकिन वो जा रहा है कुछ, और फाइनली जब वो यहाँ पर पहुंच गए तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इट्स डिस्प्लेसमेंट देखें, देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। समझ आया सबको? और निकालेंगे कैसे, yes सॉल्व sir कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे वैल्यू root x square plus y स्क्वायर square प्लस वाई स्क्वायर। किसी को कोई डाउट डिस्प्लेसमेंट में? no नहीं, sir ओके गुड। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस, path तो क्या हो जाएगा, बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ। अच्छा, लेंथ ऑफ पैराबोलिक पाथ सॉल्व करना बेटा टफ काम है, इसके लिए काफी
ज्यादा डिफरेंशियल मैथमेटिक्स चाहिए होगी लेंथ ऑफ अ पैराबोला फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस पे मैं कोई भी डिटेल या डिस्कशन नहीं करूंगा। तो आपको डिस्टेंस की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ क्या डिस्कस करना है, डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? तो पोजीशन आफ्टर सम टाइम सबको समझ आया? देखो यार जल्दी देखो, किसी को डाउट हो पोजीशन में Yes, पूछो sir. तुरंत। समझ आई दोनों पोजीशन, एक्स की भी और वाई की भी। Yes, sir. अब थोड़ा सा उल्टा सॉल्व कर लेते हैं, बताओ। व्हेन पोजीशन इज गिवन देन अच्छा, पोजीशन इज गिवन मतलब कुछ और पूछेगा आपसे, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन गिवन है, व्हेन पोजीशन is given along any axis, मतलब कोई एक पोजीशन दी है, सपोज x गिवन है, x इज गिवन, तो क्या करेंगे फिर, y कैसे निकालेंगे? बताओ। Distance is equal टाइम to निकाल speed के into time. टाइम निकाल के करेंगे, क्योंकि टाइम दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम Same. क्या यूज Same. करेंगे, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, से पहले क्या निकालेंगे, t निकालेंगे। फाइंड t, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x ओवर यू कॉस थीटा, और फिर t आ गया तो फिर क्या यूज कर लेंगे, अब y निकाल लेंगे। Y निकालें. देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो x गिवन है, मतलब यू आर लकी। ये क्या है, ये इजी है, इजी टू सॉल्व। कभी भी अगर x गिवन है तो याद रखना इजी है सॉल्व करना। मतलब कभी अगर दोनों गिवन है तो किसे प्रेफर करोगे आप, x को, क्यों, X. इजी है। सोचो y इज गिवन, तो थोड़ी टेंशन हो जाने वाली है, क्यों, क्योंकि अभी हमें y की जो इक्वेशन है, याद है, y इज इक्वल टू है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना, क्लियर। Yes, sir. फाइंड t फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Quadratic. फ्रॉम above क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया क्यों ये वाला इजी है, ये टफ है? Yes. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब दो टाइम आएंगे। Find t from above quadratic equation, then t will have two values, t1 and t2। T2. बताओ किसे नेग्लेक्ट करेंगे, कैसे चेक करेंगे? नेगेटिव होगा तो नहीं. नेगेटिव होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। अब मैं एक काम की बात बताता हूँ आपको, देखना। अगर आप सिंपल प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हो, देखना, सब ध्यान देंगे यार। अगर आप एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हो, ये हमने किसी थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो यार वो जो आप वाई आप ढूंढ रहे थे, वो सेम वाई दो जगह मिलता है भाई। Yes, sir. समझ आया? प्रोजेक्टाइल में सेम वाई दो जगह पे मिलता है, क्लियर, मतलब बोथ आर करेक्ट वैल्यूज, बोथ टाइम्स आर करेक्ट। यार समझ आया सबको? ये हो जाएगा क्या आपका T1, Sir. यस। तो मान लेते हैं यार ये टाइम हो जाएगा एक ये टाइम होगा कुछ T2, और यहां से यहां तक का टाइम जो होगा वो होगा T1। ठीक है, अपना कम ज्यादा देख लेना। समझ आया पॉइंट? अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ यार कोई,
थोड़ी सी इसमें बेसिक मैथ है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मुझे कभी निकालना पड़े कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम अगेन सेम हाइट इन प्रोजेक्टाइल, सोचो यहाँ से थ्रो किया और बताओ हाउ मच टाइम इट विल टेक्स टू कम एट हाइट ऑफ 20 मीटर अगेन। मतलब क्या फाइंड करना है, ये मतलब क्या फाइंड करना है, T2 minus T1. T2 minus T1. तो मतलब इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बाय द वे शायद क्लास 10th में रहता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैथ में, ये दो रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स का नेगेटिव आता है आपको सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक के रूट्स का अल्फा प्लस बीटा हमें पता होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पता होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है 10th में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो वहां से हम अल्फा इंटू बीटा भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो विदाउट इवन सॉल्विंग भी, विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए इसे छोड़ते हैं। हमें जब जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स में इतनी मैथ की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली निकाल लेंगे T1 T2 से। डन। तो व्हेन पोजीशन इज गिवन अलोंग वन ऑफ द एक्सेस, तब आप सॉल्व कर लेंगे अदर पार्ट। T1 T2 सॉल्व हो गया, देन क्या सॉल्व कर लेंगे, x फाइंड कर लेंगे। देन x1 इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू T1 एंड x2 इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू T2। ये अपना हो जाएगा x1, ये हो जाएगा अपना x2। बताओ यार, कोई डाउट? पोजीशन के बारे में सबको समझ आ गया क्या? Yes, sir. पक्का पोजीशन में कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? ओके। पोजीशन से रिलेटेड एक और चीज होती है, जो 4th नंबर है पोजीशन, इससे रिलेटेड एक और चीज है, उसको हम बोलते हैं यार इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्लियर? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब क्या होता है? इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, सो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब है एन इक्वेशन relating or an equation explaining path of a projectile. Path of a projectile means at any given x what will be y। समझ आया? इक्वेशन मतलब क्या हुई? सोचो अगर मैं आपको बता देता कि ये जो है स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू 3x, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे पूछूंगा, कहाँ की साइड पे होगा वो? 6 पे। x इज इक्वल टू 4 पे कहाँ पर होगा? समझ आया? 12. तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब समझ आया कि क्या पूछा है? 12. कि x और y में एक रिलेशन है। क्या? ट्रैजेक्टरी का मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब रिलेशन इन एक्स वाई, कि एक डिफरेंट एक्स पर y क्या होगा। तो अभी हमने सॉल्व किया है, वही तो किया है ना, अभी हमने यही तो सॉल्व किया है कि अगर किसी को हमने u से थ्रो किया है, तो अगर मैंने बोल दिया कि यार x ये है, तो आप डायरेक्टली बता दो कि यार इस x के लिए y कितना होगा। समझ आया? इसकी इक्वेशन है, इस कर्व की इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। वर्ड समझ में आया कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मींस क्या है? ट्रैजेक्टरी Yes, का sir. मीनिंग है या पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ यार, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी।
projectile is called trajectory. बहुत आप सुनते हैं ये वर्ड, बहुत ही फेमिलियर है, बहुत ही नोन है। अब हमें क्या करना है यार, हमें x और y में रिलेशन चाहिए। तो याद है x कैसे लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से। x लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू t, और y कैसे लिखते हैं? U sin theta t minus sin half theta gt. into t minus half gt square. गुड। अब हमें इन दोनों को रिलेट करना है, तो बताओ किसे हटाना है, कौन सी चीज है जो दोनों को रिलेट करती है? Time. Time. Very Square. good. So yeah, time is going to relate these. So time will be how much? X by u cos theta. बताया था ना टाइम निकालना कहाँ से इजी होता है, फर्स्ट इक्वेशन से। Now put this value of time in second equation. Then ये क्या हो जाएगा, y is equal to u sin theta into टाइम की वैल्यू रख दो, क्या होगा? x ओवर u cos थीटा माइनस हाफ g, और ये वैल्यू t की स्क्वायर, मतलब x बाई यू cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इक्वेशन तो बहुत टफ सी दिख रही है। तो हाँ यार, टफ सी दिखेगी, कोई उसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ ऐसी दिखेगी, y इज इक्वल टू यू कैंसिल आउट हो जाएगा, दिखेगा x tan थीटा माइनस यू स्क्वायर जी बाय 2, सॉरी x स्क्वायर जी बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा बताओ, क्या ये y इज इक्वल टू एक्स टाइप की इक्वेशन है या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप की? एक्स स्क्वायर टाइप की है ना? Yes, हाँ, sir. तो इससे प्रूव होता है कि Parabolic. the path is parabolic. So ये लाइन यहाँ पे याद रखना है। This equation proves, this proves that the path of a projectile is parabolic. तो ये चीज हमें समझना है कि इक्वेशन से पता चलता है कि ये पाथ क्या है, पैराबोलिक है। अच्छा, अब पॉइंट ये कि क्या हमें इसे याद रखना है, क्या No, sir. याद रखना है, हाईली इंपॉर्टेंट समझना है, इसको याद रखना है यार। अब रीजन क्या है, अच्छा कैसे याद रखना है ये आप लोग का प्रॉब्लम है। मैं तो इस इक्वेशन को तुरंत इस तरीके से माइंड में रखता हूँ कि टी को रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आने वाला है। आपको पूरा इक्वेशन माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन से पूछ ली जाती हैं चीजें। समझ आया? अच्छा, इसके अदर फॉर्मेट भी देख लेते हैं, अदर फॉर्मेट, और सारे फॉर्मेट याद होने चाहिए आपको। अदर फॉर्मेट ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन, क्या कुछ याद करने का ट्राई करो यार। ये कॉस स्क्वायर किसके फॉर्मूले में देखने को मिलता है, याद करो। एच आर टी में से, टी एच आर में से किसके फॉर्मूले में कॉस देखने को मिलेगा? R आर के फॉर्मूले में। पक्का कंफर्म है ना सबको? आर के फॉर्मूले में कॉस रहेगा। तो अपन आर के फॉर्मूले से ट्राई करने का, इसे थोड़ा सा ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। तो आर का फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो ये तो कंफर्म है, ये है 2u स्क्वायर, इसे लिखा कॉस इंटू कॉस। अभी बताओ क्या चाहिए आर के फॉर्मूले में, क्या मिसिंग है और क्या होता है यहाँ पर? साइन होता है। तो अगर हमें जरूरत है तो क्या करें, हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत No, sir. नहीं। अब मैं देखो कन्वर्ट करता हूँ, ये लिखे हमने x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या करते हैं, जी को नीचे ले आते हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई में ना, तो ये नीचे आ जाएगा, क्या आएगा, 2 स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। समझ आया? Yes, sir. इसके बाद एक्स्ट्रा क्या बचेगा, Sin एक्स्ट्रा theta. बचेगा साइन थीटा और भी एक्स्ट्रा है कॉस, Cos theta. Cos Tan theta. theta. ये Sin एक्स्ट्रा है। theta.
मुझे लगता है आप समझते हैं कि इसे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। सो ये अदर फॉर्मेट भी बहुत सिंपल है और आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर tan थीटा बाई ये क्या बन जाएगा, रेंज। R. तो इसका मतलब इक्वेशन का अदर फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है, दैट फॉर्मेट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। R. ये फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ये फॉर्मेट दे देगा रेंज आपको। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट आपको याद रखना है। एक फॉर्मेट टाइम का भी रहता है बट उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। टाइम पीरियड में भी कन्वर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, साइन रहता है, साइन का मल्टीप्लाई किया और कॉस वालों को अलग ले जाके टाइम में लेके आते हैं, बट टाइम वाला ज़रूरत नहीं है। अभी क्या कर सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा कि यूज़ कैसे होने वाला है ये। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि ये ट्रैजेक्टरी को यूज़ कैसे होने वाला है। अच्छा एक चीज़ और, मिनिमम 2 लेक्चर चाहिए। कोई अभी बुक में से क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट नहीं करेगा, सिर्फ नोट्स पढ़ो। क्या करना है, नोट्स। आफ्टर द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, तो अभी बुक में से कोई डाउट नहीं भेजने लगेगा मुझे, सर ये क्वेश्चन कैसे करना है। जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद हम करेंगे। चलो मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, लेट्स सी। ओके, तो क्वेश्चन देख के समझ आया ना कि ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन कैसा आएगा, डायरेक्ट ही आएगा और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा करना क्या है। अगर आपको ये नहीं पता, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, तो अभी बताओ रेंज फाइंड करने के लिए समझ आया क्या कर सकते हैं। इस इक्वेशन को कैसा बनाने का ट्राई करें, इस टाइप का बनाने का ट्राई करें। तो जल्दी से मुझे रेंज बना बताए। गिवन है y इज इक्वल टू x माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर। बताओ रेंज वाले फार्मूले में कॉमन क्या रहता है, X tan theta. tan X tan theta. tan थीटा का तो कुछ पता नहीं है, क्या कॉमन लेना चाहिए अभी हमें, X. x। तो मिलके सॉल्व करते हैं, सब देखें। मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया x, तो देखें अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 0.1 x 1 बचेगा। minus 0.1 है। अच्छा, हमारे फॉर्मूले में तो r अपॉन में होता है ना, तो इसका मतलब क्या करेंगे, x 1 इज by इक्वल 10. टू 1 by 1 10. माइनस 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1 by 1 10. बाई 10। सो इट विल बी x बाई 10। क्लियर। सो ये इक्वेशन हुई। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर। 1 minus x by तो r. बताओ ये कंपेयर करके क्या पता चल रहा है, tan थीटा कितना है यहाँ पर, Theta 45. 1 tan 45. थीटा 1 है 45 और थीटा मतलब कितना है, 45 डिग्री। गुड। 45. दूसरी चीज क्या पता चली कंपेयर करके, degree. r is equal to 10. 10. R is equals to 10. बताओ कोई डाउट है क्या, No नहीं। sir. तो बेटा यार जिसने ये इक्वेशन ही नहीं याद की उसका क्या होगा, बंटाधार. कुछ नहीं होगा, बंटाधार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, तो इक्वेशन याद करनी है तभी काम बनेगा। अब
लेट्स से टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछा है, तो यार अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u sin थीटा बाई जी। साइन थीटा तो मिल गया, क्या नहीं मिला? u। अच्छा जी पता है बेटा, जी पता है, G10 रख लिया करो, जी पता है, u हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद करने से काम नहीं बनेगा, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। मैंने 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं जिससे आप दोनों चीजें यूज कर पाओ। चाहिए तो 2 क्वेश्चन भी दे सकते थे, बट लेट्स से एक ही क्वेश्चन है और आपको 2 पार्ट में सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट में किस में कंपेयर करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करनी पड़ेगी। y इज इक्वल टू क्या है ये? x माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग इट विद अच्छा इक्वेशन याद होनी चाहिए। y इज इक्वल टू क्या था? x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई x square g u स्क्वायर 2u cos square स्क्वायर 2 थीटा। u square cos square ओके गुड। तो इसका मतलब कंपेयर करके देखो क्या क्या डेटा मिला। tan थीटा कितना आ गया? x के साथ क्या है भाई? 1 1। तो मतलब थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। दूसरी चीज क्या पता चली कि रेंज g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.1 0.1। हाँ, तो मुझे लगता है यार कंपेयरिंग में किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। कंपेयर करते हैं क्या कि x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है और x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, ये कंपेयर करते हैं बेसिकली। तो इसका मतलब देखिए g की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 10/2 इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं? 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 2 यू स्क्वायर कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 100। तो ये हो गया 2 इंटू यू स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर क्या? 1/2। तो बेसिकली 2 क्या हुआ? कैंसिल आउट, और u की वैल्यू क्या आ गई? सो बेसिकली u इज या √100 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो अभी समझ आया? u कंपेयर हो गया तो फिर काम बन गया ना। अब हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। सो देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी। डन। और कितना है वो? 2 इंटू यू कितना है? 10। साइन थीटा कितना है? 45, मतलब 1/√2 अपॉन जी कितना है? 10। क्लियर? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2/√2। सो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? √2 seconds. So the time of flight will be 1.41 और √2 seconds। ये होना चाहिए फाइनली। समझ आया? तो बताओ यार किसी को यहाँ तक कोई डाउट? जो भी हमने आज चीजें डिस्कस की, देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने जो है टी एच आर ये तीनों चीजें डिस्कस की, फिर एक्स एंड वाई डिस्कस की, फिर एक इक्वेशन डिस्कस की, ट्रैजेक्टरी। समझ आया यार आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? Yes, ओके। sir. आपको चाहिए तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि मत करो। कल और बाकी सारे पैरामीटर सीख लेंगे, उसके बाद आप करो, बेटर रहेगा। ठीक है, चले तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन देन। Bye, sir. Bye, बाय sir. बाय Bye, sir. bye Bye, sir. Have a nice day, sir. या यू टू एवरीवन, sir. बाय Bye bye, sir.